नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारतीय वायुसेना की आने वाले समय में जो फाइटर जेट रीढ़ की हड्डी बनकर उभरेगा, यानी कि एमका के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम छोटे से छोटे पार्ट को कवर करेंगे और इसके लिए बहुत सारे कमेंट पिछले बहुत लंबे समय से आते रहे हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो अब तक नहीं बनाई थी। हालांकि एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो उसमें मैंने पूरी डिटेल से इतना कुछ खास नहीं समझाया था। लेकिन इस वीडियो में हमने पूरी मेन मेन चीजों के साथ छोटे छोटे पार्ट्स को भी कवर किया है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, इसे एचएएल बना रही है। और दोस्तों डीआरडीओ, एचएएल और एक इंडियन प्राइवेट कंपनी भी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हिस्सा लेगी, क्योंकि इस फाइटर जेट को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, क्योंकि इसे अब 2028 तक प्रोडक्शन लाइन में लाने की पूरी मतलब की संभावना है। और दोस्तों साथ में ये बात करें इसकी रोल की, तो स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग एचएएल और एक प्राइवेट कंपनी करेगी। और डिजाइन ग्रुप की बात करें तो एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि भारत के बहुत सारे फाइटर जेट को डिजाइन कर रही है, और साथ में एचएएल जो कि इसको प्रोडक्शन लाइन में लाएगी, और डीआरडीओ का भी इसमें हिस्सा है जो कि इसके टेक्नोलॉजी को बना रही है। और दोस्तों स्टेटस की बात करें तो इसने भारत को जितना हो सकता था उतना फास्ट ट्रैक कर दिया है, और दोस्तों अंडर डेवलपमेंट अभी ये है। और दोस्तों इसकी प्राइमरी यूजर की बात करें तो आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स, और साथ में इंडियन नेवी के लिए भी इसके एक वेरिएंट को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों बात करें इसके पहले प्रोटोटाइप की, तो देखिए दोस्तों 2021 तक इसका जो डिजाइन है वो फाइनल कर दिया जाएगा, जो कि हो भी चुका है। और इसका 2021 में जो प्रोडक्शन है इसके प्रोटोटाइप का वो शुरू हो जाएगा। तो आपको बड़ी जल्द ही इसका जो प्रोटोटाइप है वो देखने को मिलेगा, और इसका प्रोटोटाइप जो बेंगलोर है वहां पर बनेगा। और दोस्तों ये एक 5.5 जनरेशन ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ और साथ में सिंगल सीट, और दोस्तों इसे लेस किया जाएगा 6 जनरेशन की बहुत सारी खूबियों के साथ। ये खुद जो आईएएफ के चीफ है यानी कि आरकेएस भदौरिया, और साथ में डीआरडीओ के जो चीफ है उन्होंने ये खुद बातें कही है। और दोस्तों एमका किस किस बात को मतलब कि परफॉर्म कर सकेगा, किस किस प्लेटफॉर्म पे ये खरा उतरेगा, उसको भी आप जान लीजिए। तो ये इसे एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग, इंटरसेप्टिंग स्ट्राइक और मैरीटाइम डिफेंस और मैरीटाइम मिशंस के लिए इसे भारत की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है। और दोस्तों ये किन किन चीजों के साथ ये कॉम्बाइन होकर वर्क कर सकेगा, तो देखिए दोस्तों सुपर क्रूज की जो कैपेबिलिटी है वो भी इसमें होगी, साथ में स्टेल्थ फीचर तो ऐड किया जाएगा, एडवांस एएसआर डार लगाया जाएगा, और सुपर मैन्योरेबिलिटी भी इसमें रखी जाएगी, क्योंकि डॉग फाइट में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और डाटा डार्स के साथ जो डाटा फ्यूजन है वो भी लगाया जाएगा, एडवांस एवियोनिक्स से भी इसे लैस किया जाएगा। और दोस्तों हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से, वो इसमें मेन तौर पर मैन्योरेबिलिटी, साथ में स्टेल्थ और लो आरसीएस यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन, और सुपर क्रूज और फुल जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको रखना चाहते हैं। और दोस्तों इन्हीं बातों पर खास तौर पर डीआरडीओ की तरफ से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और ये बात खुद डीआरडीओ के जो चेयरमैन वीके सरासवत जी है उनकी तरफ से कही गई थी। तो दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि एमका में बहुत ज्यादा डील है और साथ में भारत इसमें बहुत ज्यादा लेट लतीफी कर रहा है, तो देखिए 2010 तक इसे 20 टन का फाइटर जेट रखने की जो मतलब कि एक प्लान था, लेकिन उसके बाद इसे आने वाले समय की जो खूबियां हैं और साथ में जो फीचर होंगे और पूरे सब फ्यूचर को देखते हुए इसे 25 टन का कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 5 टन का फर्क आ गया, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किसी भी फाइटर जेट की जो टाइमलाइन होती है। तो दोस्तों अब भी इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों जो स्केल मॉडल है वो आप सबको 2019 के जो एरो इंडिया था उसमें देखने को मिला था, उसमें ही भारत ने इसे एक तरह से दुनिया को दिखाया था, और भारत इसे अनवील्ड कर देगा 2024 तक। आप इसका जो पहला प्रोटोटाइप है आप उसे एक तरह से देख सकेंगे, और जो 4 प्रोटोटाइप है वो 2025 तक भारत उन्हें तैयार कर लेगा। और दोस्तों इन जो प्रोटोटाइप है इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2025 से 26 के बीच इनके जो टेस्ट हैं वे शुरू कर दिए जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए जो फंडिंग वगैरह है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि एमका की जो प्रोग्राम कॉस्ट है उसको लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए दोस्तों अक्टूबर 2010 में 100 करोड़ रुपए एक तरह से एलोकेट किए गए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी तरफ से, मतलब कि 18 महीने के अंदर इसका जो डिजाइन वगैरह थे उन्हें कंप्लीट करना था। और 2010 में जो नवंबर में 2 बिलियन की जो एडीए है उसने रिक्वायरमेंट मतलब रखी अपनी,
और 700 से 800 मिलियन जो 3 से 4 फ्लाइंग प्रोटोटाइप होने वाले थे उनके लिए दिए गए, और 1 बिलियन की अब फिर से 2020 में मांग की गई थी। और दोस्तों, और एक जो एमका का यानी कि MCA जो एक फाइटर जेट होने वाला था उस समय के हिसाब से तो अच्छा था वो, लेकिन आज के समय के हिसाब से वो एक ओल्ड फाइटर जेट या आउटडेटेड फाइटर जेट हो जाता, तो उसे मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया था, उस मॉडल को कैंसिल कर दिया गया था, जो एक वाइंड टनल मॉडल था जो कि 20 टन का होने वाला था। साथ में उसकी जो स्पीड थी वो थी मात्र राफेल के बराबर यानी कि 1.8 मैक। और दोस्तों, उसकी सर्विस सीलिंग भी 55,000 फीट होती, और साथ में वो 2 टन की जो वेपन कैपेसिटी है उसको ले जाने में सक्षम होता, उसका जो इंटरनल वेपन बे होने वाला था। और दोस्तों, इसे कंपोजिट मटेरियल और एज मैचिंग और इंजन बे कूलिंग है, और साथ में कोटिंग इन इंटरनल बे, और साथ में जो स्टेल्थ फीचर है उन सबको ऑप्टिमाइज कर कर एक तरह से सामने रखा गया था। लेकिन उसके बाद जो भारत का एम का यानी कि MCA की बजाय AMCA को फाइनल कर दिया गया, जो कि आप आज की तारीख में देख भी पाते हैं उसी डिजाइन को। और दोस्तों, जो भारत का AMCA है उसमें बहुत सारी जो खूबियां हैं उनको ऐड कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला था डायमंड शेप्ड, और उसके बाद था ट्रेपलाइज्ड विंग और एरिया रूलिंग, और साथ में ड्रैग ट्रांसोनिक स्पीड, ऑल मूविंग कनार्ड, और वर्टिकल वी टेल और टेल विंग, और साथ में वर्टिकल जो स्टेबलाइजर है वे। और दोस्तों, साथ में जो ऑल मूविंग कनार्ड कनार्ड डेल्टा विंग की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, जो वी टेल है उसकी, और गुड विजिबिलिटी, और साथ में लो RCS यानी कि कम रडार क्रॉस सेक्शन जो कि स्टेल्थ फीचर को देता है, और एडवांस कॉकपिट को इसमें रखा गया। और दोस्तों, यही नहीं, इन सबसे लेस होने के बावजूद ये एक बेहतरीन फाइटर जेट बन चुका था, लेकिन इसमें ट्राईसाइकिल जो लैंडिंग गियर है, ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर के बाद जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जो कि पायलट को बहुत ज्यादा उसका जो प्रेशर है उसको रिलीज कर देता है, ये सब भी इसमें ऐड किया गया। और बात करें इसके फ्लाइट सरफेस एंड कंट्रोल सिस्टम की, तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम होता है जिससे जो पायलट होता है उसका जो प्रेशर है उसे कम से कम कर दिया जाता है, जिससे वो रिलैक्स्ड फील करता है। तो इसके लिए इसमें रिलैक्स्ड स्टैटिक जो स्टेबिलिटी है उसको ऐड किया गया, और जो डिजिटल फ्लाई बाय जो ऑप्टिक्स है उन सबको भी इसमें ऐड किया गया। और दोस्तों, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी, और इजी पायलट हैंडलिंग, और डायमंड शेप्ड लेआउट सिस्टम, और साथ में हाई डिजाइन एंगल ऑफ अटैक भी इसमें दिया गया, ताकि एक फुल्ली 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट बन पाए। लेकिन भारत अभी से 5.5 जनरेशन का बना रहा है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने में जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि एक फाइटर जेट को बनाना कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो दोस्तों, बात करें इसके स्टेल्थ एंड रडार सिग्नेचर की, तो देखिए दोस्तों, स्टेल्थ फीचर के लिए इसमें जो इसका RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम 90 डिग्री के कोण यानी कि एंगल, और साथ में 90 डिग्री के आसपास के एंगल भी इसमें नहीं रखे जाएंगे, और स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी, और जो एयरफ्रेम है उसमें भी बड़े बदलाव कर दिए गए थे। उसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर कुछ दिन पहले दी थी कि बहुत बड़े चेंजेस इसमें किए गए थे, जो इंजन वगैरह है उनको अंदर की तरफ कर दिया गया था, और भी बहुत सारे चेंजेस थे। और दोस्तों, फिक्स्ड ज्योमेट्री जो सर्पटाइन सिस्टम इनलेट्स होते हैं उनको भी इसमें मतलब कि चेंज किया गया था। और रैम रैम यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो नहीं, रैम से मेरा मतलब है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो दोस्तों, इसका जो इंफ्रारेड है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, साथ में डाइवर्ट लेस सुपरसोनिक इनटेक सिस्टम भी इसमें लगाए जाएंगे, और इंजन इनवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि इंजन है उसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर दिया जाएगा, ताकि जो स्टेल्थ फीचर है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सके, और कोई भी रडार एमका को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान तो आप मतलब कि 10 साल तक लगा लीजिए, हालांकि चीन थोड़ा सा बना भी सकता है, क्योंकि उसको एक तरह से रूसी हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो किसी ना किसी तरह ले लेगा पैसे के दम पर आने वाले समय में। और जैसा कि आप अब भी उनका जो कॉम्बिनेशन है वो देख पाते हैं कि रूस किस तरह से पैसे के लिए चीन का मतलब कि एक तरह से चमचा बन बैठा है। और दोस्तों, वेपन्स की बात करें तो इसमें जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होगा BBR मिसाइल के साथ, इसमें क्लोज रेंज की जो मिसाइलें हैं और साथ में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और वेपन पैकेज एक तरह से अगर आप कहें कि भारत ने तैयार कर लिया गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताने वाला हूं कि किन किन हथियारों को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके एवियोनिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो बेहतरीन IRST सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, साथ में रडार वार्निंग रिसीवर, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, और साथ में लेजर वार्निंग रिसीवर, और इसमें मिसाइल वार्निंग सूट है वो भी लगाया जाएगा। आने वाले समय में एवियोनिक्स की कितनी ज्यादा मतलब कि एक तरह से भूमिका होने वाली है वो आज से ही आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन के जो नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है वे भी इसमें होंगे। डाटा फ्यूजन, कोऑपरेटिव इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज इसमें रखी जाएगी, ताकि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये बनकर उभरे।
और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फोटोनिक क्राइस्टल और साथ में फाइबर एएसआर डार। और कॉकपिट का इसमें जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखा जाएगा ताकि पायलट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और फोनोरमिक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले और साथ में स्विचेस बेजल्स एंड जो कीपबोर्ड्स हैं उनको भी एक तरह से इसमें हाईलाइट किया जाएगा। और साथ में मल्टी फंक्शनल टच स्क्रीन के साथ जो इसका जो ग्लास है उसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाएगा ताकि जो पायलट है उसको बहुत ज़्यादा इसमें रिलैक्स फील हो और साथ में जितना भी प्रेशर है वो कम हो सके। आपको पता है कि पायलट के ऊपर भी एक ये दबाव भी होता है कि जब वो 50 से 80 मिलियन का फाइटर जेट उड़ा रहा होता है तो उसकी जान को भी खतरा होता है। और साथ में पायलट को एक तरह से ये भी रहता है कि हमारी एयरफोर्स के एक एसेट्स को मैं उड़ा रहा हूँ और अगर क्रैश के दौरान वो खराब हो जाती है तो उनका जो मोटिवेशन होता है वो भी एक तरह से कम हो जाता है। तो ऐसे में पायलट अपने प्लेन को बिना क्रैश किए बेहतरीन तरीके से एमका को उड़ा सकेगा। दोस्तों बेहद ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो फाइटर जेट है। आप देखिए भारत ने मिसाइलें बनाई, एंटी सैटेलाइट मिसाइल तक बना ली जो कि सैटेलाइट को मार गिरा सकती है। और बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत तैयार करने वाला है बहुत जल्द। लेकिन फाइटर जेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम होता है, इसको करने में बहुत सारे 40 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है कि इसको चाहिए होता है। और आपको पता है कि भारत को 40 साल का एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। और दोस्तों इस तरह से भारत को एक बेहतरीन फाइटर जेट मिल सकेगा। और दोस्तों अब मैं आपको इसकी जो जनरल स्पेसिफिकेशंस है उनको उनसे भी आपको अवगत करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों ये अपने साथ एक क्रू को ऑपरेट कर सकेगा, ये तो आप सबको पता है, मैंने पिछली भी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। और इसकी जो लेंथ है वो होगी 17.2 मीटर यानी कि 17.2 मीटर। और साथ में हाइट इसकी 4.8 मीटर और विंग एरिया जो 39.9 मीटर स्क्वायर। और एम्प्टी वेट होगा इसका 11,000 किलोग्राम। और मीडियम वेट कैटेगरी का ये फाइटर जेट होने वाला है। और मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट होगा वो होगा 25,000 किलोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 25 टन का बाद में कर दिया गया था इसका जो मॉडल है। और फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो देखिए दोस्तों 6,500 किलोग्राम की जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी रहने वाली है। और इंजन इसमें दो जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि अभी एक तरह से अनडिसाइडेड है कि भारत अपना इंजन भी क्या उस समय तक तैयार कर पाएगा, क्योंकि भारत ने रोल्स रॉयस के साथ जो सैफरॉन है उनके मतलब कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट रखा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी स्पीड 2.25 मैक रहने वाली है। और रेंज होगी इसकी 3,240 किलोमीटर। और फेरी रेंज होगी इसकी 5,324 किलोमीटर। और सर्फिस सीलिंग जो कि पहले 55,000 फीट थी उसको बढ़ाकर अब 65,000 फीट कर दिया गया। और रेट ऑफ क्लाइंब भी इसका बहुत अच्छा रहने वाला है, 300 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उड़ान ऊपर की तरफ भर सकेगा। तो चलिए दोस्तों अब इस फाइटर जेट के जो वेपन्स है उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो मार्शल चीफ है वे पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत एमका में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उसका भी इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन एमका मार्क 2 में ये पॉसिबल एक तरह से नहीं हो पाएगा मुझे तो लगता है, क्योंकि उस समय तक भारत इतना छोटा जो डेव सिस्टम है वो नहीं बना पाएगा। हालांकि बन भी सकता है, ये भी मतलब कि कंफर्म नहीं है कि भारत नहीं बना पाएगा, बन भी सकता है अगर भारत मेहनत करता है। तो देखिए दोस्तों इसके वेपन्स की बात करें तो इसमें एक गन लगेगी जो कि 23 की जो GSH-23 कैनन है उससे लैस होगी। और हार्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए दोस्तों 14 हार्ड पॉइंट इसमें रहने वाले हैं जिन पर ये 9 टन का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकेगा। और अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज निकल कर आई थी कि भारत इसका जो इंटरनल वेपन बे है उसको और ज्यादा थोड़ा सा बड़ा करने वाला है। और दोस्तों रॉकेट्स की बात करें तो इसमें H8 जो कि 6 किलोमीटर की जिसकी रेंज होती है उसका जो सबसे हाई वेरिएंट है उसका इस्तेमाल करेगा। और एयर टू एयर मिसाइल के लिए तो देखिए दोस्तों इसमें अस्त्रा IR जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है जो कि BVR मिसाइल है। और अस्त्रा मार्क 2 जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल होने वाली है जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर होगी। और अस्त्रा मार्क 2 तो देखिए दोस्तों मार्क 1 के बाद जो लॉन्ग रेंज की 160 किलोमीटर की ये मिसाइल होने वाली है। और वेरी लॉन्ग रेंज के लिए भारत अस्त्रा मार्क 3 का इस्तेमाल करेगा जिसकी जो रेंज है वो 340 किलोमीटर तक होगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं एयर टू ग्राउंड के लिए। तो देखिए दोस्तों एयर टू ग्राउंड के लिए इसमें ब्रह्मोस NG यानी कि जिसकी जो 5 मीटर की होगी और साथ में इसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर होगा। और इसकी रेंज वो होगी 300 प्लस किलोमीटर। आपको पता है कि भारत ने जो नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस है वो भी डेवलप कर ली है और NG ये भी एक नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस होने वाली है। और ये 1.5 टन की मिसाइल होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद भारत इसमें जो संत मिसाइल है जिसका भारत ने भी कुछ दिन पहले मतलब परीक्षण किया था यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसका भी भारत इसमें इस्तेमाल करेगा। दोस्तों इस मिसाइल ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे और इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर होने वाली है। और इसके बाद भारत एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाएगा जो कि किसी भी रडार को बड़ी आसानी से भेज सकती है। भारत ने इसका भी टेस्ट जो है सक्सेसफुल तरीके से कर लिया है यानी कि रुद्रम मिसाइल।
और दोस्तों इसकी जो रेंज है वो आने वाले समय में 100 से 250 किलोमीटर तक भारत बढ़ाने वाला है, जो कि एक बेहतरीन, मतलब भारत अपनी सीमा से जो चाइना के S-400 या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको तो बड़ी आसानी से इससे भेज सकता है। और दोस्तों बात करें इसके बॉम्ब्स की, तो देखिए दोस्तों इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगाए जाएंगे, यानी कि NG-LGB, जिनकी एक्यूरेसी 10 मीटर है और साथ में इनकी रेंज 50 किलोमीटर होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद भारत इसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूशंस का भी इस्तेमाल करेगा, यानी कि HSLD 100 और 250 और 450 और 500। तो देखिए दोस्तों ये अपने वजन के हिसाब से जितना इनका वेट नाम बोले हैं इतने हिसाब से इनका वजन होगा, यानी कि 100 किलोग्राम के, 250 के, 450 के, जो 500 किलोग्राम के ये होंगे। और दोस्तों इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि 3 से 30 मीटर तक होगी। अगर दोस्तों बात करें इनकी रेंज की, तो देखिए दोस्तों इन्हें अलग अलग एल्टीट्यूड से छोड़ा जाएगा तो इनकी रेंज कम ज्यादा होगी। अगर 10 किलोमीटर की जो फ्लाई एल्टीट्यूड है वहां से इन्हें छोड़ा जाता है तो इनकी रेंज होगी 30 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाता है तो 21 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ऊपर से इनकी रेंज जो है 13.5 किलोमीटर होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद भारत इसमें DRDO का जो साव है, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक होने वाली है, उसे भी इसमें लगाएगा। और इसके बाद जो DRDO का ग्लाइड बॉम्ब है, यानी कि स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका वेट 1000 किलोग्राम और उसकी रेंज 100 किलोमीटर तक होने वाली है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से भारत का जो एमका है वो बनकर तैयार होगा। इतने सारे वेपन्स और एवियोनिक्स और मतलब वायरिंग फाइबर, वाइस स्टेल्थ कोटिंग, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों जो कोई भी देश है वो अपने फाइटर जेट या किसी भी वेपन्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है, तो ऐसे में भारत ने भी पूरी जानकारी नहीं दी है। तो और भी इसमें जो वेपन्स या और भी जो सरप्राइज अटैक के लिए इसमें लगाए जाएंगे उनके ऊपर तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक फाइटर जेट को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। माना जाता है कि इंजन और फाइटर जेट को बनाने के लिए 40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और दोस्तों भारत ने जो मैं मेरे हिसाब से भारत ने अपना जो फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसे 2000 जो 14 या 15 से आप मानकर चल सकते हैं शुरू किया था। तो ऐसे में भारत जो तेजस है वहां पर भारत ने एक तरह से टाइम वेस्ट ही किया है। हालांकि कुछ जो भारत को से सफलता भी मिली, और तेजस MK2 बनकर, माफ कीजिएगा, तेजस MK1 बनकर तो तैयार है, लेकिन वो एक तरह से अब अपडेटेड हो चुका है, लेकिन भारत ने उसे अपग्रेड्स करके अब चला रखा है। लेकिन दोस्तों उसके साथ हमें इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं झेलने को मिलती है, क्योंकि वो भारत का एक तरह से थर्ड लाइनर या एक डिफेंसिव फाइटर जेट है। तो इस कारण से भारत को उसके साथ कुछ ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी जो सारी लिमिटेशंस है अपग्रेड्स की वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में भारत को जरूरत पड़ने वाली है तेजस MK2, टेडी BF और का, और साथ में एमका की। और इसी कड़ी के तहत भारत को अपना जो एमका है उसे जल्द से जल्द तैयार करना होगा, क्योंकि और उसमें अपग्रेड्स की बहुत बड़ी, मतलब कि एक तरह से लिस्ट रखी जाएगी, ताकि वो आने वाले समय में भी 6 जनरेशन तक उसे अपग्रेड किया जा सके। और दोस्तों भारत जल्द से जल्द अपना खुद का इंजन भी अब बनाना चाहता है, क्योंकि भारत आने वाले समय में जब अपने खुद के फाइटर जेट बनाएगा तो उनके लिए जो इंजन है उसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि भारत को अगर एमका और का टेडी BF जैसे फाइटर जेट बनाने हैं और बहुत बड़ी संख्या में भारत को इनको अपनी सेना में शामिल करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस कारण से भारत को अपना इंजन भी जल्द से जल्द तैयार करना पड़ेगा। और दोस्तों जो एमका Mark 1 है, माना जा रहा है कि उसकी जो 120 यूनिट्स है वो भारतीय वायुसेना अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसमें शामिल करेगी। और दोस्तों आने वाले समय में तेजस MK2 होगा, वो 2035 तक एक तरह से जो है उसका प्रोटोटाइप सामने रख दिया जाएगा, और उसे भी बहुत जल्द जो है सेना में शामिल उस समय तक कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों वो एक तरह से फुल्ली फ्यूचर वेपन है, और जबकि एमका एक तरह से क्लोज फ्यूचर का वेपन होने वाला है। और दोस्तों रही बात एमका की कॉस्ट की, तो देखिए दोस्तों जो फाइटर जेट के प्रोग्राम होते हैं और उसी के साथ उनकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि प्रोग्राम कॉस्ट, वो लगातार बढ़ती रहती है। वो एक तरह से सीमित या किसी नंबर पर अटकी नहीं रहती है। आप देखिए जो F-35 है अमेरिका का, उसकी जो प्रोग्राम कॉस्ट थी वो लगभग कुछ साल पहले 425 बिलियन के आसपास रहती थी, लेकिन आज की तारीख में वही F-35 जो है 1.5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। तो इस तरह से किसी भी फाइटर जेट की जो प्रोग्राम कॉस्ट है उसका एक सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो एमका की भी इसी तरह से जो
कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब भारत उसमें अपग्रेड्स करेगा तो इस कारण से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।